गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 18 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट में रिवीजन की क्लास होती है और दोनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है टेलीग्राम के लिंक पर। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज से हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। तो पहले जो हम बात करेंगे वो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको 18 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, यानी कि हमारा नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया जाता है, तो 18 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। और जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा 2018 में ऐसा डिसाइड किया गया था। जैसा कि आयुर्वेद है, आयुष मंत्रालय के तहत आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से हमारे चिकित्सा से संबंधित जो पद्धतियां हैं वो आती हैं। तो आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी, ये सारी जो सिद्धियां हैं, ये जो सारी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, ये सारी आती हैं आयुष मंत्रालय के तहत। हम सबको ये बात पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 18 ऑफ नवंबर को। ये किसने डिसाइड किया था, तो ये डिसाइड किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 7 नवंबर 2022 में। ठीक है, 7 नवंबर 2022 में डिसाइड किया गया था और उसके बाद 18 नवंबर 2022 में ही पहली बार ये डे मनाया गया था। इसके पीछे का मोटिव ये था कि जो बच्चे होते हैं वो यौन शोषण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं होती है। तो उसको विकसित करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह। ठीक है, इसको कब मनाया जाता है, तो इसको 18 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना, इस थीम के साथ मनाया जाता है। और साथ में जो विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह है उसको कब मनाया जाता है, तो 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। अच्छा, जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी जो हमारा WHO है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 7 अप्रैल को 1948 में। ये बात हमें पता होनी चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आपको देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद शमी के बारे में। ये न्यूज रह गई थी, सेमीफाइनल मैच हुआ था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें भारत विजयी रहा। उसमें मोहम्मद शमी का जो योगदान रहा है और उनका जो रिकॉर्ड रहा है उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विश्व कप में किसी एक वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है मोहम्मद शमी के नाम। और ये एक रिकॉर्ड है जो भारत के इस बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया है। तो नाम याद रख लेंगे, मोहम्मद शमी के द्वारा किसी एक वनडे मैच में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है। और साथ में वर्ल्ड कप के दौरान, जो वनडे सीरीज वर्ल्ड कप है उसके दौरान, इन्होंने सबसे ज्यादा 50 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा क्या लिए हैं, 50 विकेट लिए हैं। तो ये भी इनके नाम एक रिकॉर्ड है जिसको याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, लता मंगेशकर जी को याद करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो ये दिया गया है सुरेश वाडकर। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं सुरेश वाडकर जी हैं। स्टार्टिंग में ये पहलवानी किया करते थे और एक संगीत टीचर के रूप में काम किया करते थे। इसके बाद ये इन्होंने संगीत के क्षेत्र में एक पुरस्कार जीता और उस पुरस्कार के जीतने के बाद ही ये संगीत की दुनिया में आ गए हैं। इनकी जो उम्र है वो 68 साल की है। पार्श्व गायक हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें 2018 में। तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाएंगे 10 मार्च को दिए जाएंगे ये 2024 में। तो इसके लिए जो प्लानिंग करी जाती है वो पहले से ही करी जाती है। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड्स होने वाले हैं, किस नंबर के होने वाले हैं, तो 96 नंबर के होने वाले हैं। इस बात को याद रख लेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी मेजबानी कौन करेगा, यानी कि जो जो एंकरिंग इसमें कौन करेगा, अगर स्पेशली जो मैं बोलूं तो ये अकादमी पुरस्कारों की मेजबानी करा जाएगा जिमी कीमेल के द्वारा। कीमेल के द्वारा करा जाएगा और ये चौथी बार ऐसा करेंगे, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। ओके, तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 के बारे में। तो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है
कि जो पौधे होते हैं वो हमारे जीवन के लिए कितने ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 15 से 18 नवंबर के बीच में हैदराबाद में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है। द्विवार्षिक का मतलब है कि 2 साल में एक बार ये सैन्य अभ्यास किया जाता है, इसका नाम क्या है? तो देखो ये जो अभ्यास है इसका नाम है मित्र शक्ति, और इसमें हमारी मिलिट्री और हमारी जो वायुसेना है उसके जो सैनिक है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ये जो मित्र शक्ति है ये कहाँ पर हो रहा है? और तो ये पुणे में हो रहा है और भारत और श्रीलंका के बीच में हो रहा है, द्विवार्षिक है। और कब से लेकर कब तक चलेगा? तो 16 से लेकर 29 नवंबर के बीच में चलने वाला है। 16 से लेकर 29 नवंबर के बीच में ये चलने वाला है। और इस अभ्यास का नाम क्या है? तो औंध। क्या नाम है इस अभ्यास का? तो औंध नाम है। क्लियर। और नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है? यानी कि जो अमेरिका का प्रशासनिक सम्मेलन है उसमें एक भारतीय को नियुक्त किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो उनका नाम है शकुंतला भाया। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है शकुंतला भाया जी, और इनको देखो जो ये शकुंतला भाया जी हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये एक कानूनविद हैं। इनको न्याय के बारे में जानकारी है। वहां पर ये समानता के लिए बात करती हैं, वहां पर ये न्याय के लिए बात करती हैं, राजनीति में भी सक्रिय रूप से भागीदार के रूप में काम करती हैं। तो इसीलिए शकुंतला भाया जी को शामिल किया गया है प्रशासनिक सम्मेलन। क्लियर। और नेक्स्ट चर्चा करें। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का क्या नाम है? यानी कि 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का नाम पूछा जा रहा है। 4th नंबर का एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, इसका नाम जरूर याद रख लेना, एग्जाम में आने की संभावना हो जाती है इस तरीके के क्वेश्चन के। तो देखो इसका नाम है अमीनी। क्या नाम है? अमीनी इसका नाम है। जिसे सबमरीन है इसको 16 नवंबर को लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसको मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग्स में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर किस शुल्क में कटौती की घोषणा करी है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की कटौती करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा कच्चे तेल के आयात पर। ओके, अच्छा अब ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है भारत, है ना। और जब भी कच्चे तेल के दाम में इधर उधर होता है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगती है। तो सरकार ने जो कटौती करी है उससे डीजल के दामों पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। यानी कि प्रति लीटर 2 रुपए से घटकर ये प्रति लीटर 1 रुपए हो जाएगा डीजल का दाम। यानी कि डीजल को खरीदने में आप प्रति लीटर जितना पैसा देते हैं उसमें से आप समझ लो कि 1 रुपए कम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना। और अगर इसको अच्छे से डिटेलिंग करी जाए तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि पहले 9,800 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था, है ना, कच्चे तेल का दाम, और उसमें 35.71% उसको घटा दिया गया विशेष अतिरिक्त शुल्क के तहत। और इससे क्या हो गया कि 6,300 रुपये प्रति टन जो है अब कर दिया जाएगा, मतलब यानी 6,300 रुपये प्रति टन हो जाएगा कच्चे तेल का मूल्य 35.71% घटाने की वजह से। क्लियर। तो हमारा स्पेशल एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक जब भी कोई बैंक सही से काम नहीं करती है तो उसको उसके ऊपर डंडा चलाती है। डंडा कैसे चलाती है? उस पर जुर्माना लगा देती है। तो अब एक्सिस बैंक ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगा दिया है, और कितने रुपए का लगाया है वो भी देख लेते हैं। तो 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है एक्सिस बैंक पर। इसके पीछे का मोटिव ये था कि नो योर कस्टमर। रिजर्व बैंक का कहना है कि नो योर कस्टमर से जुड़ा हुआ जो 2016 का दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा। यानी कि बहुत से ऐसे ग्राहकों का जो विवरण है वो एक्सिस बैंक देने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा भारतीय रिजर्व बैंक को। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2023 के दौरान भारत के निर्यात की क्या स्थिति दर्ज करी गई है? तो देखो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना है उसमें ये देखा गया कि भारत का जो निर्यात है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, उसमें वृद्धि देखी गई है। और स्पेशली जो 3 देश हैं वहां पर ये वृद्धि ज्यादा देखने को मिली है,
जैसा कि हम सबको पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसके तहत और साथ में ही जो ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरब है और नीदरलैंड है ना, तो इन तीनों जगहों पर भारत का जो निर्यात है वो बढ़ा है। इस बात को समझ, देखो वैश्विक व्यापार परिदृश्य यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो WTO के बारे में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि जैसे हर एक देश का केंद्रीय बैंक अनुमान लगाता है कि निर्यात इतना होगा, आयात इतना होगा, प्रॉफिट होगा, मुद्रास्फीति इतनी होगी, उसी तरीके से जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है वो भी अनुमान लगाता है। तो उसने जितना अनुमान लगाया था उसमें 1.7% की जो घटत है वो दर्ज करी गई है और इसको घटाकर 0.8% कर दिया गया है 2024 के लिए। ओके, क्लियर। नीदरलैंड के बारे में बात करेंगे तो देखो भारत और नीदरलैंड के बीच में जो व्यापारिक रिश्ता है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और नीदरलैंड, चूंकि हम सबको अच्छे से पता है कि एक पोर्ट के रूप में भी काम करता है, तो यूरोपीय देशों में जो भारत का सामान जाता है वो सारा नीदरलैंड से होकर ही जाता है ना। तो नीदरलैंड की प्रमुख भूमिका है भारत के निर्यात को बढ़ाने में। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा रहा है। देखो इनका जो निधन हुआ है वो 102 वर्ष की उम्र में हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी थे, कम्युनिस्ट नेता के रूप में हम इनको जानते हैं और 1940 से ही इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था और 1940 से लेकर इन्होंने एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी भूमिका निभाई है। इनका नाम है नरसिम्हू हालू शंकरैया। क्या नाम है? नरसिम्हू हालू शंकरैया, इनका नाम याद रख लेंगे। ओके, आइए अब हम रिवीजन कर लेते हैं। जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिर्गी के लिए जब अवेयरनेस पैदा करी जाती है तो वो दिन कौन सा है? तो 17 ऑफ नवंबर को ऐसा करा जाता है। मिर्गी फाउंडेशन के द्वारा ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में हमने कल अच्छी सी एक स्टोरी भी पढ़ी थी जिसमें हमने बात करा था चेकोस्लोवाकिया के प्राग के बारे में, अगर आपको याद होगा तो। अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और साथ में ही मैंने आपको ये भी बताया था कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ऐसी बात करी गई थी जब 15 अक्टूबर को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है उस दिन। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। 17 नवंबर को जन्म से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उनके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नवंबर महीने का जो तीसरा गुरुवार है उस दिन विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस बार इसको 15 नवंबर को मनाया गया है। क्लियर। विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का नाम क्या है? तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, इनका नाम है रोहित शर्मा। यानी विश्व कप के दौरान, विश्व कप वनडे सीरीज जो होती है उसमें सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम हुआ है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं काफी ज्यादा फेमस लेखक है, इनका नाम है सलमान रुश्दी। तो सलमान रुश्दी को दिया गया है। शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता का विजेता स्टार्टअप शी गार्ड किस देश से संबंधित है? तो देखो ये जो शी गार्ड है ना, स्टार्टअप्स है और जो हमारा क्लाइमेट है उससे रिलेटेड एक प्रदर्शनी करी गई थी दुनिया के देशों का, और उसमें पाकिस्तान के स्टार्टअप शी गार्ड को फर्स्ट पोजीशन मिली है। सेकंड नंबर पर वियतनाम था और थर्ड नंबर पर जापान था। तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये तीसरी हॉकी इंडिया महिला चैंपियनशिप है, इसको आयोजित करा गया था दिल्ली में। कहाँ पर करा गया था? दिल्ली में। ओके, पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा। वीडियो चैट ऐप ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। तो वीडियो चैट ऐप है, ये ऐसा वीडियो चैट ऐप था जो 14 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन चैटिंग की व्यवस्था करता था। ठीक है, और बहुत ज्यादा 14 साल के बच्चे अपनी उम्र को बढ़ाकर चैट किया करते थे। तो एक तरीके से जो डिजिटल क्राइम है या जो डिजिटल एब्यूज है वो भी बढ़ता जा रहा था। तो इसको इस सब को देखते हुए इस जो वीडियो चैट ऐप है इस पे इंक्वायरी भी चल रही थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो चैट ऐप ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं 14 साल बाद। ठीक है, और भारत में ही अगर मैं बात करूं तो 23 लाख इसके यूजर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फेमस हो चुका था ये। इसका नाम था ओमेगल। क्या नाम था? ओमेगल। ओके, क्लियर। भूकंपीय घटनाओं की एक असाधारण श्रृंखला कहाँ पर दर्ज करी गई है? यानी एक ऐसा देश जहां पर लगातार भूकंप आ रहे हैं,
तो उस देश का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। और श्रृंखला का मतलब है कि एक के बाद एक लगातार भूकंप आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने के भीतर ही 24,000 भूकंप की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली हैं। और जो सबसे ज्यादा तीव्र भूकंप था वो 5.2 रिएक्टर पैमाने पर नापा गया था, जो आइसलैंड की राजधानी के पास देखा गया था। तो वो देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसको आयोजित किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में। ओके, नेक्स्ट चर्चा करेंगे। इकॉम और इंस्टा ईएमआई उत्पादों के लिए ऋण रोकने का निर्देश किसे दिया गया है? तो देखो, ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना, वो बजाज फाइनेंस के हैं। तो बजाज फाइनेंस के इन दोनों प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई है, जिसका नाम है इकॉम और इंस्टा ईएमआई। और ये जो रोक है वो किसने लगाई है? तो ये रोक जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसी के द्वारा लगाई गई है। दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर किसके द्वारा पूरा किया गया है? यानी कि एक शिप से दूसरे शिप पर जो सामान है उसको पानी में ही एक जहाज से दूसरे जहाज पर ट्रांसफर कर लेना। और स्पेशली ये जो काम किया गया है वो प्राकृतिक गैस को लेकर किया गया है। यानी प्राकृतिक गैस का ट्रांसफर किया गया है शिप टू शिप, है ना। और ये कारनामा किसके द्वारा करा गया है? तो ये कारनामा करा गया है जो भारत की गैस लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है गेल, उसके द्वारा। तो गेल के द्वारा किया गया, इस बात को समझ लेंगे। इससे क्या हुआ कि गेल को फायदा हुआ है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, और जो समय है उसमें भी बचत मिली। यानी कि जो काम 54 दिनों में होता है वो 27 दिन में हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दुनिया का पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है वो गेल के द्वारा बनाया गया है, शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर। इसको जरूर याद रख लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत ने किसके साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो भारत के द्वारा समझौता किया गया है अमेरिका के साथ स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप्स में आगे बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में कौन अग्रणी रहा है? यानी आरबीआई के द्वारा जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है इसको अपनाने में सबसे नंबर फर्स्ट पे रहा है इंडसइंड बैंक। कौन सा बैंक? इंडसइंड बैंक। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है उसका मूल्यांकन कहाँ किया जा रहा है? तो देखो, यानी कि मैं आपको बता दूं, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और साथ में ही जो टेरर मतलब कि आतंकवाद में पैसा लगता है कि नहीं लगता है, इसके लिए एक कमेटी आई हुई है। ये कमेटी कहाँ से आई हुई है? तो ये कमेटी आई है फ्रांस के पेरिस से, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में ही है। और इस बैठक का नाम क्या है? तो FATF मीटिंग। यानी FATF कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस में है। और ये लोगों की एक टीम आई हुई है, यहाँ के अधिकारियों, यहाँ के कर्मचारियों की एक टीम आई हुई है जो भारत में आकर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का मूल्यांकन कर रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 75 साल की उम्र में? और इनको हाइपरटेंशन और साथ में डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया है 75 साल की उम्र में। इनका नाम है सुब्रत राय सहारा। और सहारा के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, होटल मैनेजमेंट और मतलब कई क्षेत्रों में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका व्यापार फैला हुआ था। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहना है। नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।